हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है। इन्वेस्टमेंट मींस एडिशन मेड टू द एक्सिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। मतलब जो कैपिटल का एक्सिस्टिंग स्टॉक है उसके अंदर एडिशन करना वो इन्वेस्टमेंट होता है। कैपिटल स्टॉक मतलब जितने भी अपने पास एसेट्स वगैरह है उन सब में एडिशन वो इन्वेस्टमेंट है। इट इंक्रीजेज द प्रोडक्ट कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर की प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल मशीनरी परचेस करना एक इन्वेस्टमेंट है, तो वो मशीनरी वो प्रोड्यूसर की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाएगी। इन्वेस्टमेंट कैन बी ग्रॉस और नेट। इन दो टाइप के होते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? द टोटल एडिशन ऑफ कैपिटल गुड्स टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। मतलब जितना भी टोटल एडिशन होगा कैपिटल गुड्स में वो सब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में जितना भी टोटल एडिशन होगा ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम वो पूरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। Components of gross investment are gross fixed investment और inventory investment। gross fixed investment क्या होता है? जो भी fixed asset में addition है वो सब gross fixed investment है। It is the difference between stock of fixed asset at the end of the year and the beginning of the year। मतलब अगर जैसे beginning of the year में 10,000 रुपये की fixed asset थी और end of the year में 20,000 की होगी, तो जो extra 10,000 हुए वो gross fixed investment हुआ। और दूसरा है inventory investment। It is the difference between closing and opening stock of the finished, semi-finished और raw material। मतलब जो finished goods है या semi-finished है या raw material है, इन सब ये सब inventory का पार्ट होता है। Closing और opening stock of inventory is inventory investment। Clear है? Net investment क्या होता है? It is actual addition to the capital stock of economy। अब यहाँ पे समझना, gross investment मतलब जो भी addition हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने एग्जाम्पल देखा था, उसमें बिगनिंग ऑफ द ईयर में 10,000 की फिक्स एसेट थी और एंड में 20,000 की फिक्स एसेट। जो टोटल 10,000 रुपए का एडिशन हुआ वो तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हुआ, लेकिन उस एडिशन पे वो ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर। आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे अभी, बट अभी के लिए इतना समझ लो। तो जो एडिशन हुआ है कैपिटल गुड के एग्जिस्टिंग स्टॉक पे, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा और वो डेप्रिसिएशन अपन माइनस करेंगे तो वो जो एक्चुअल एडिशन हुआ कैपिटल स्टॉक पे वो नेट इन्वेस्टमेंट है। तो नेट इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। तो जो भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगा उस पे जो डेप्रिसिएशन होगा वो माइनस करेंगे, तो वो जो अमाउंट आएगा वो नेट इन्वेस्टमेंट होगा। याद रखना, नेट और ग्रॉस इन दोनों के बीच में डेप्रिसिएशन का फर्क है और ग्रॉस बड़ा है नेट से, तो अगर ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन अपन माइनस करेंगे तो वो नेट बचेगा। क्लियर है? ये याद रखना। अब डेप्रिसिएशन एक बार समझ लेते हैं। डेप्रिसिएशन इज डिफाइंड एज लॉस और फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर। मतलब अगर किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम हो रही है नॉर्मल वियर और टीयर की वजह से, मतलब नॉर्मल यूज की वजह से, तो वो डेप्रिसिएशन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द इकोनॉमिक्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट वैल्यू। मतलब जो ग्रॉस और नेट वैल्यू के बीच का डिफरेंस है वो समझने के लिए डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस होता है वो डेप्रिसिएशन होता है। बहुत अच्छे से याद कर लेना, जो ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस होता है वो डेप्रिसिएशन होता है। द टर्म ग्रॉस इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, तो अगर ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो वो नेट के बराबर होगा। ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है एंड द नेट इज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। नेट के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं होता है उसमें से, मतलब अगर नेट में अगर डेप्रिसिएशन जोड़ दें तो वो ग्रॉस के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? ग्रॉस जो है वो इंक्लूसिव है, मतलब अगर ग्रॉस के अंदर से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो वो नेट के बराबर होगा। और जो नेट है वो एक्सक्लूसिव है, मतलब अगर नेट के अंदर डेप्रिसिएशन जोड़ दे तो वो ग्रॉस के बराबर होगा। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन देख लेते हैं। नॉर्मल वियर एंड टीयर, मतलब ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस the productive capacity of fixed asset goes on declining because it's continuous and leading to fall in its value। मतलब नॉर्मली किसी भी अगर एसेट को यूज़ करते जाओगे तो एक टाइम बाद उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो वो नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से जो भी वैल्यू कम हो रही है वो डेप्रिसिएशन है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से भी होता है। इट रिफर्स टू द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और टेक्निक प्रोडक्शन। मतलब अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई या टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गई
फॉर एग्जांपल अगर कोई मशीनरी अपन ने किसी काम के लिए परचेस की थी, अब वो टेक्नोलॉजी एक्सपायर हो गई तो वो मशीन किसी काम नहीं आएगी, तो वो भी डेप्रिसिएशन का पार्ट ही है। और दूसरा क्या है, चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विस ड्यू टू चेंज इन टेस्ट ऑफ एंड प्रेफरेंस, ड्यू टू चेंज इन टेस्ट प्रेफरेंस एंड फैशन ट्रेंड्स लाइफस्टाइल एक्सेट्रा। मतलब अगर वो मशीन अपन ने किसी क्लॉथ को बनाने के लिए परचेस की थी, लेकिन अब उस टाइप के क्लॉथ्स कोई परचेस ही नहीं कर रहा है, कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो गया, तो वो मशीन भी अब किसी काम की नहीं रही, तो वो भी डेप्रिसिएशन का ही पार्ट होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या होता है, या डेप्रिसिएशन रिजर्व क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट रिक्वायर्ड अ प्रोविजन ऑफ फंड टू अनेबल द प्रोड्यूसर टू बाय अ न्यू एसेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम ऑफ द एसेट। मतलब ये जो रिजर्व फंड बनता है डेप्रिसिएशन का, उसकी मदद से प्रोड्यूसर जब करंट फिक्स्ड एसेट जो है उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, तो उसकी हेल्प से ही वो प्रोड्यूसर नई एसेट परचेस करेगा। फॉर एग्जांपल, इफ ए मशीन इज परचेस फॉर 1 लाख एंड इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इज 5 ईयर, देन द एनुअल प्रोविजन फंड वुड बी 20,000। मतलब मान लेते हैं एक मशीन परचेस की थी जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज़ थी और वो 5 साल तक चलेगी ऐसा एक्सपेक्टेड था, तो मतलब हर साल उसकी वैल्यू कितनी कम हो रही है, 20,000। 1 लाख डिवाइड बाय 5 मतलब 20,000, तो हर हर ईयर उसकी कितनी वैल्यू कम हो रही है, 20,000। तो ये जो 20,000 है वो सब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है। मतलब समझ में आया, ऐसा प्रोविजन जो कि फ्यूचर में अपन को नई फिक्स एसेट परचेस करने में हेल्प करता है। क्लियर है। अब कैपिटल लॉस देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में बहुत फर्क है, कैसे वो पहले कैपिटल लॉस समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। कैपिटल लॉस इज अ लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू natural calamities like flood, earthquake etc. या unforeseen factors like war, theft etc. मतलब कैपिटल लॉस क्या होता है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की वैल्यू तो कम हो रही है, लेकिन किस वजह से, नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, भूकंप आ गया या बाढ़ आ गई, अगर उन सब की वजह से होता है तो वो कैपिटल लॉस है। या फिर अनफोर्सिन फैक्टर्स लाइक वॉर, थेफ्ट एक्सेट्रा, चोरी हो गई या वॉर हो गया तो उसकी वजह से अगर नुकसान हो गया फिक्स एसेट में, तो वो कैपिटल लॉस है। Thus, loss of value of fixed asset due to unexpected obsolescence is called capital loss. अब डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में डिफरेंस समझ लेना। डेप्रिसिएशन क्यों होता है, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर। मतलब अगर किसी मशीन को यूज़ कर रहे हैं अपन लगातार, तो उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो वो डेप्रिसिएशन है। लेकिन अगर नेचुरल कैलामिटीज़ या अनफोर्सिन फैक्टर्स की वजह से अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है फिक्स एसेट की, तो वो कैपिटल लॉस है। क्लियर है। कैपिटल लॉस का प्रोविजन क्या होता है, दिस लॉस कैन नॉट बी फाइनेंस फ्रॉम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। अगर कैपिटल लॉस होता है तो वो जो डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड था या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन था, उसमें से अपन फाइनेंस नहीं कर सकते। प्रोविजन फॉर कैपिटल लॉस इज इंश्योरेंस, मतलब उसके लिए इंश्योरेंस होता है, तो वो पैसा है इंश्योरेंस से कवर होता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से नहीं। तो ग्रॉस और नेट समझ में आ गया। ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या था, डेप्रिसिएशन। अब आगे बढ़ते हैं, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, वो क्या होते हैं वो समझते हैं। फैक्टर कॉस्ट क्या है, इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब जितना भी अमाउंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे कर रहे हैं, और कंट्रीब्यूशन बेसिकली क्या था, वेरिएबल कॉस्ट। तो जो भी वेरिएबल कॉस्ट को अपन पेमेंट कर रहे हैं वो सब फैक्टर कॉस्ट होती है। और मार्केट प्राइस क्या होती है, इट रेफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। मतलब वो प्राइस जिस पे वो प्रोडक्ट एक्चुअली में सेल हो रहा है, वो मार्केट प्राइस है। फैक्टर कॉस्ट क्या थी, मतलब उस प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट क्या थी। और मार्केट प्राइस क्या है, मतलब वो प्रोडक्ट मार्केट में किस प्राइस पे सेल हो रहा है। ठीक है, दोनों में बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। द डिफरेंस बिटवीन दिस टू इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस विच इज इंक्लूडेड इन एमपी। मतलब जो एनआईटी है, जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वो मार्केट प्राइस में इंक्लूड होता है। तो अगर उसमें से एनआईटी माइनस कर दे तो वो फैक्टर कॉस्ट के बराबर होगा। एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम एफसी, मतलब एफसी से एक्सक्लूड होता है एनआईटी। मतलब अगर एफसी के अंदर एनआईटी प्लस कर दे तो वो मार्केट प्राइस के बराबर होगा। मार्केट प्राइस और फिक्स कॉस्ट का बीच का डिफरेंस क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, याद रखना। वेयर एनआईटी इज डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे फाइंड करेंगे, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज के बीच का डिफरेंस होता है। अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज माइनस कर दो तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आएगा। ठीक है। वेयर इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टैक्सेस विच आर लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ सेल
ऑफ अ कमोडिटी। जीएसटी वगैरह ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। ऐसे टैक्सेस जो कि गवर्नमेंट लेवी करती है प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ कमोडिटी, ठीक है। सब्सिडीज आर द कैश ग्रांट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द एंटरप्राइजेस टू एनकरेज प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटीज, टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स और टू सेल गुड्स एट लोअर प्राइस देन द फ्री मार्केट प्राइस। मतलब सब्सिडीज क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट्स है। गवर्नमेंट सेल एंकरेज करने के लिए या एक्सपोर्ट एंकरेज करने के लिए जो ग्रांट देती है वो सब सब्सिडीज है। क्लियर? अभी तक दो चीज़ पढ़ी, ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन। और फिक्स्ड कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच का डिफरेंस क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम पढ़ते हैं। Domestic income refer to a total factor income earned by the factor of production within the domestic territory of country during an accounting year। मतलब डोमेस्टिक इनकम क्या है? टोटल फैक्टर इनकम अर्नड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो जितनी भी टोटल इनकम अर्न कर रहे हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। सपोज इंडिया का नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो इंडिया के अंदर ही ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज डोमेस्टिक इनकम। क्लियर? डोमेस्टिक इनकम में क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम, ये सब अपन आगे बढ़ेंगे। नेशनल इनकम रिफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर। जो भी नॉर्मल रेसिडेंट जितना भी प्रोडक्शन करेगा वो सब नेशनल इनकम में आएगा। नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। NFIA क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। The difference between these two incomes is net factor income from abroad, NFIA, which is included in national income। इन दोनों इनकम के बीच का डिफरेंस क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो कि नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होता है। इंक्लूडेड मतलब अगर नेशनल इनकम में से NFIA माइनस कर दो तो डोमेस्टिक इनकम आएगा। एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम में एक्सक्लूडेड होता है। मतलब अगर डोमेस्टिक इनकम में अगर NFIA प्लस कर दो तो वो नेशनल इनकम के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? वेयर NFIA इज डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड सिमिलर पेमेंट्स मेड टू द नॉन रेसिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। NFIA क्या होता है? इनकम अर्न बाय रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो नॉर्मल रेसिडेंट इंडिया के बाहर है। फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर कोई इंडियन एम्बेसी है उसमें इंडिया के रेसिडेंट है तो वो जो भी इनकम कमा रहे हैं वो सब उसमें से क्या माइनस करना है? पेमेंट्स टू नॉन रेसिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। जैसे यूएस के एम्बेसी वाले जो है वो सब इंडिया में कमा रहे हैं तो वो उन सबको जो भी अपन पेमेंट कर रहे हैं वो सब माइनस करना है। क्लियर है? तो इंडिया के रेसिडेंट जो बाहर रह रहे हैं और कमा रहे हैं वो सब की इनकम उसमें से क्या माइनस करना है? जो बाहर के रेसिडेंट है लेकिन इंडिया में रह रहे हैं और कमा रहे हैं वो सब माइनस करना है। तो उन दोनों का डिफरेंस NFIA होता है। क्लियर? NFIA इक्वल टू इनकम अर्न बाय रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक इनकम के कंपोनेंट्स क्या थे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इट इंक्लूड्स वेजेस, सैलरीज पेड बोथ इन कैश एंड काइंड एंड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय COE में क्या क्या इंक्लूड होता है? वेजेस या सैलरीज पेड बोथ इन कैश एंड काइंड, मतलब अगर कैश में वेजेस और सैलरीज दे रहे हो या फिर काइंड में सैलरीज दे रहे हो। काइंड में सैलरीज मतलब कुछ भी सर्विस उनको प्रोवाइड करवा रहे हो, जैसे ट्रैवल अलाउंस हो गया, डियरनेस अलाउंस हो गया, ये सब जो काइंड में सैलरी पे हो रही वो सब भी इंक्लूड होगा। और क्या इंक्लूड होगा? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा वो सब भी COE में काउंट होगा। दूसरा कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या होता है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। जो भी इनकम प्रॉपर्टी से या एंटरप्रेन्योरशिप से आ रही है वो सब ऑपरेटिंग सरप्लस है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होती है? रेंट हो गई, इंटरेस्ट हो गई और रॉयल्टी होगी। और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या आता है? कॉर्पोरेट टैक्स आता है, डिविडेंड आता है और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आता है। और लास्ट कंपोनेंट है मिक्स्ड इनकम, इनकम ऑफ ओन अकाउंट होल्डर लाइक फार्मर हो गया, बार्बर हो गया एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस इज नोन एज मिक्स्ड इनकम। मतलब जो ऐसे वर्कर हैं जो खुद के अकाउंट संभालते हैं, एग्जाम्पल फार्मर्स हो गए, बार्बर्स हो गए, इन सब के लिए कोई CA अपॉइंट नहीं होता, वो सब खुद के अकाउंट्स खुद ही देखते हैं। और अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस जैसे कोई जो छोटे मोटे शॉपकीपर है या जो रिपेयर शॉप्स है
वो सब खुद की इनकम खुद ही देखते हैं, तो वो सब मिक्स्ड इनकम हो गई। क्लियर? दे डू नॉट मेंटेन प्रॉपर अकाउंट्स, दे डू नॉट जनरली hire factor services from the market, rather they use their own land, labor, funds etc. मतलब ये प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं और कोई फैक्टर सर्विसेज मार्केट से हायर भी नहीं करते हैं, वो खुद के रिसोर्सेज ही यूज़ करते हैं। वो सब पर्सन की इनकम मिक्स्ड इनकम होती है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए डिवीजन कर लेते हैं। नेट और ग्रॉस के बीच का डिफरेंस क्या था? डेप्रिसिएशन का। ग्रॉस इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन। नेशनल प्रोडक्ट जिसको नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं और डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको डोमेस्टिक इनकम भी बोल सकते हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था? NFIA का। नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA। NFIA कैसे निकालते थे? इनकम बाय रेसिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट ऑफ कंट्री। और डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स क्या क्या थे? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। लास्ट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच का डिफरेंस क्या था? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किसे निकालते थे? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सरप्लस। ये फॉर्मूलाज याद रख लेना। अब अगले लेक्चर में नेशनल इनकम अकाउंट ही पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।